जनरली रिसर्च ये कहती है कि एक दिन में एक इंसान को 6000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं और लगभग 40 टू 50% पेशेंट जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जनरली जैसे हमको स्ट्रेस होता है या एंजाइटी होती है या कुछ भी टेंशन या चिंता किसी भी चीज़ की होने लगी तो ये नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को एंजाइटी की बीमारी है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हार्ट पे और ब्रेन पे। बहुत बार लोग मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक में आते हैं और मुझे बोलते हैं सर मेरे को ADHD है, मुझे ना मेडिटेशन, तो वहीं पे ही प्रॉब्लम चालू हो जाती है। फिर ऐसी सिचुएशन में उन्हें करना क्या चाहिए? मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए या फिर ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाना चाहिए? रिलैक्स होकर बैठ जाओ, पॉजिटिव सोचो, कुछ मत करो। जनरली 8-8-8 ये 888 का जो रूल है ये बहुत अच्छा है। 8 घंटे काम करो, 8 घंटे की नींद लो और 8 घंटे आपको जो मन करे वो करो। सो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट लाइफ स्टाइल उसका है जो ये 8-8 रूल फॉलो कर रहा है। और शायद क्रिएटिव लोगों में ओवर थिंकिंग होना सही है कहीं ना कहीं, और वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना आरजे मोहित और स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के बारे में। और इन सब के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए है साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर मुकेश दादरवाल। सो स्वागत है सर आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तो सर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपके वर्क और एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में, और मेरी MD निमहंस बेंगलोर से है जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है ओनली ब्रेन का, जिसमें न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी साइकेट्री से रिलेटेड ट्रेनिंग होती है। और अभी मैं लास्ट 5 ईयर्स से जयपुर में हूँ। पहले 3 साल मैं SMS मेडिकल कॉलेज साइकेट्री डिपार्टमेंट में था और अभी 2 साल से मैं मणिपाल हॉस्पिटल में। ओके सर, सो एक मोस्ट कॉमन चीज़ है जिसके बीच में लोग काफ़ी डिफरेंस मतलब कर नहीं पाते कि अगर उन्हें मेंटली कोई भी प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, अगर वो स्ट्रेस्ड है, टेंशन है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर साइकाइट्रिस्ट के पास। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आप सबसे पहले ये बताइए। हम्म। देखो, साइकियाट्रिस्ट, सबसे पहले मैं साइकियाट्रिस्ट के बारे में बताता हूँ। साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो एक डॉक्टर होता है जो पहले MBBS करता है, उसके बाद MD करता है, मास्टर डिग्री करता है साइकियाट्री में। हम्म। और उसको ट्रेनिंग दी जाती है सबसे पहली चीज़ मेडिसिन्स के बारे में। जितने भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए मेडिकेशंस में ट्रेनिंग मिलती है। दूसरा, काउंसलिंग और थेरेपी के लिए भी ट्रेनिंग मिलती है। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट का रास्ता एकदम अलग है। वो MBBS के थ्रू नहीं होता, वो सिंपल साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होती है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये जो क्लिनिकल वर्ड है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही डिफ्रेंशिएट करता है एक साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में। तो हमारा फोकस यहाँ होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन MCI में होता है, वैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन RCI में होता है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट RCI रजिस्टर्ड हो तो वो थेरेपी और काउंसलिंग के लिए ट्रेंड होते हैं। और दूसरा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी के जिसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उनकी मेडिकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो एक तरह से मोटा मोटी डिफरेंस यही है कि जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो थेरेपीज वगैरह तो देते हैं, सेशन वगैरह लेते हैं, बट साथ में मेडिसिन भी देते हैं। बट साइकोलॉजिस्ट ओनली थेरेपीज वगैरह देते हैं, बिल्कुल। मेडिसिन से उनका कोई लेना देना नहीं है। नो। ओके। और यूजुअली हमें एक साइकाइट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि मेंटल हेल्थ होती क्या हाँ। है ना? तो मेंटल हेल्थ जनरली मैं जो शुरू करता हूँ समझाना, वो सबसे पहले यही समझाता हूँ कि मन क्या होता है। हम ये समझते हैं कि मन हमारे यहाँ चेस्ट में, हार्ट में होता है, ऐसा नहीं है। मन आपका ब्रेन में ही होता है और जो केमिकल सिस्टम जो ब्रेन में काम कर रहा है वही आपका मन है। वही आपके मूड को कंट्रोल करता है, वही आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है, वही आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये जो मेंटल हेल्थ है ये आपके मन से रिलेटेड ही होता है। ये जो केमिकल सिस्टम है वो पूरा मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करता है। अब मेंटल हेल्थ को अगर हम समझें तो मेंटल हेल्थ एक ब्रेन की वेल बीइंग है जो आपको बताती है, आपको इस चीज़ के लिए बनाती है कि आप अपने डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस को
कोप कर पाओ, आप अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाओ, आप अपनी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ को जान पाओ, और इसके साथ साथ आप अपनी प्रोडक्टिविटी को शो कर पाओ, जितना आप प्रोडक्शन शो कर सकते हो वो कर पाओ। तो अगर ये 4 चीज़ें आप कर पा रहे हो तो आप मेंटली हेल्दी हो। ओके। ये डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है कि आप अपने डे टू डे लाइफ की स्ट्रेस से कोप नहीं कर पा रहे हो, हम्म। आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होती जा रही है, हम्म। आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब होते जा रहे हो। तो ये 3-4 साइन है जो कि बिल्कुल। आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है वो बताते हैं, है ना? बिल्कुल। और जनरली लोग ना हेजिटेट करते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में, कि अगर वो उनके पास जाएंगे तो लोग ऐसा बोलेंगे कि जरूर इन्हें कुछ मेंटल इलनेस है, यानी कि एक तरह से ये पागल है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना? हम्म। तो इसी वजह से क्या यही एक रीजन है कि लोग हेजिटेट करते हैं, या फिर ये एक मिथ है? देखो, अगर हम बहुत पुराने टाइम के बारे में सोचें तो हम्म। पहले इन बीमारियों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इन बीमारियों का कोई बेसिस नहीं था, हमको नहीं पता है कि ये बीमारियां क्यों हो रही हैं। पहले कोई इतनी ज़्यादा एडवांस रिसर्च और एडवांस जांचें और टेस्ट नहीं थे, तो हमने इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया अपने कल्चर से। हम्म। इनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया हमारे पुराने जन्म के पाप से, पुराने जन्म के कर्म से, या हम ये ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि किसी ने इस पे कुछ करा दिया है, काला जादू कर दिया है। तो जैसे ही हमने इन बीमारियों को हमारे कल्चर से जोड़ दिया, वहीं से स्टिग्मा चालू हो गया, एक मिथ चालू हो गया सोसाइटी के अंदर। तो जैसे इन बीमारियों के बारे में हम सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो ज़रूर इस आदमी ने कुछ कुकर्म किए होंगे, या इसके कर्म अच्छे नहीं हैं, या हम्म। इसके पुराने जन्म के कुछ पाप हैं, या किसी ने कुछ करवा दिया। तो ये जो नेगेटिव दृष्टिकोण इन चीज़ों को लेकर के हमारे दिमाग में आता है, इसी को स्टिग्मा बोलते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ मिथ है। जिस तरीके से आपको फिजिकल बीमारियां होती हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, हम्म। आपको हाइपरटेंशन है, आपको फ्रैक्चर हुआ है, ये सब मेडिकल बीमारियां हैं, वैसे ही ये साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं, ये मेंटल हेल्थ की बीमारियां होती हैं। बस इसके मिथ के साथ, ये कल्चर के साथ जुड़ गई हैं, काफ़ी सारे मिथ हमारे इसके साथ खड़े हो गए हैं, यही प्रॉब्लम शुरू हो। हाँ, कि ऐसा ये तो आपके कर्मों का फल है। बिल्कुल। और इसीलिए लोग हेजिटेट करते हैं एक साइकेट्रिस्ट को दिखाने के। और सर अब हम सेल्फ डायग्नोसिस की बात करते हैं। आजकल लोग ना चाहे कोई सी भी बीमारी हो, डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, या फिर छोटी सी छोटी कोई भी बीमारी हो, लोग पहले खुद ही मतलब ऐसे पता कर लेना चाहते हैं कि ये बीमारी हमें हो गई है तो हम इसका इलाज कैसे करें। तो और ऐसा ही सेम होता है हमारी मेंटल हेल्थ में, कि अगर हमें स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो हम्म। हम खुद ही सेल्फ डायग्नोसिस करने लग जाते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, भले ही हमें पता ना हो। हम्म। तो इससे हमें और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है सेल्फ डायग्नोसिस से? देखो, जो कॉमनली मैं देख रहा हाँ। हूँ, लोग बहुत जल्दी अपने आप को एडीएचडी डायग्नोज कर लेते हैं। कैसे? एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी क्या डिसऑर्डर। होता है ये? ये बच्चों की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, हम्म। हाइपर एक्टिव होते हैं, और अटेंशन में बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होती है। ओके। तो वो एडीएचडी होती है। काफ़ी सारे जो यूथ हैं, जो हम्म। 17-18 साल के बच्चे हैं, उनको अटेंशन प्रॉब्लम होने लगती है। तो गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे सर्च करोगे अगर आपकी, मेरे को अटेंशन प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले एडीएचडी आता है। लेकिन अटेंशन, अटेंशन प्रॉब्लम लाइक कि कोई मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा वो? नहीं नहीं, तो कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा। जैसे अच्छा। मान लो पढ़ाई है, हाँ। तो पढ़ाई के अंदर मेरे को फोकस करना है बुक में, हम्म। तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, तो मेरा दिमाग कहीं और तुरंत चला जाता है। ओके। तो आपकी अटेंशन वहीं से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मतलब डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है हम्म। एडीएचडी में। लेकिन अटेंशन डिस्टर्ब होने के, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको स्ट्रेस है, आपको हम्म। डिप्रेशन है ना? आ, अभी मान लो किसी भी वजह से आपको कोई वर्कलोड चल रहा है या एग्ज़ाम आने वाला है, तो डेफिनेटली अटेंशन डिस्टर्ब होती है। हम्म। तो मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि सेल्फ डायग्नोसिस करने से क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है। एक ही सिम्टम की बहुत सारी बीमारियां में एक सिम्टम आ सकता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में एक हाँ। ही सिम्टम अलग अलग बीमारियों में देखने को मिलता है। और हम गूगल पे सर्च करते हैं एक सिम्टम, उस बेसिस पे जो सबसे सीवियर बीमारी सबसे ऊपर गूगल दिखाता है, वही हम अपने आप को डायग्नोस कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ डायग्नोसिस में। मतलब वो बीमारी हमें नहीं है, बट हम सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए ही था। हाँ। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अटेंशन डिस्टर्ब होती है, अटेंशन, आई हैव डिफिकल्टी इन माई अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, जैसे आप गूगल में डालते हो, एडीएचडी सबसे पहले आता है। और एडीएचडी एक डेवलपमेंटल बीमारी, जो कि शुरू से ही, जन्म से ही ये शुरू होती है। अच्छा। और बहुत बार लोग, मैंने देखा है कि मेरे क्लिनिक में आते हैं और मुझे बोलते हैं सर मेरे को एडीएचडी है और मुझे ना मेडिकेशंस दे दो।
तो वहीं पे ही प्रॉब्लम चालू हो जाती है। मतलब वो खुद से ही आपको आके बता रहे हैं कि सर मुझे ये बीमारी है, आप मुझे दवाई दे दो। हाँ। आप मत बताओ मुझे क्या बीमारी है, मैंने बता दिया आपको। सेकंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को स्ट्रेस है, हाँ। तो स्ट्रेस है तो सिम्टम्स तो एंजाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड ही होते हैं, बहुत हुँ, माइल्ड होते हैं, तो वो अपने आप को डायग्नोज कर लेते हैं मुझे एंजाइटी की बीमारी है या मुझे हुँ, डिप्रेशन की बीमारी है। तो डायरेक्टली हम अपने आप को ओवर डायग्नोज कर लेते हैं। जब हम सेल्फ डायग्नोज करते हैं तो हुँ। अपने आप को ओवर डायग्नोज करते हैं। और जब ऐसी सिचुएशन में आपके पास कोई आता है, जैसे कोई भी XYZ पेशेंट आपके पास आया, उनको कोई बीमारी है लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी है। अब आप उन्हें कैसे बताएँगे और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उनका? क्योंकि अगर आप उन्हें डायरेक्ट बोलेंगे कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्योंकि वो पहले से परेशान है, अगर आप उन्हें डायरेक्ट हम्म, बोलते हैं तो वो उन्हें क्या पता पैनिक अटैक आ जाए, शॉक में चले जाए और डिप्रेशन में चले जाए, बेहोश हो जाए, कुछ भी हो सकता हम्म। है। तो आप ये इसे प्रोसेस कैसे करते हैं फिर? देखो, इन बीमारियों में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप किसी को ये कह रहे हो कि आपको एंजाइटी की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, तो आप उसको लेबल कर रहे हो, है ना, कि भैया आपको ये मानसिक बीमारी हो गई है। हुँ, तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं डायरेक्टली कह दूंगा तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, सबसे पहले मैं सारे सिम्टम्स को असेस करूँ। हुँ, ज़्यादातर जितनी भी एंजाइटी और डिप्रेशन की बीमारियां हैं, उनमें फिजिकल सिम्टम्स ही आते हैं। जैसे फिज़िकल एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को एंजाइटी की बीमारी है, हुँ, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हार्ट पे और ब्रेन पे। तो हार्ट पे क्या, सॉरी, हार्ट पे और गट पे, स्टमक, अच्छा हाँ। पेट पे। हुँ, तो पेट में क्या प्रॉब्लम होती है, अब उनको रिकरेंट डिस्पेप्सिया होता है। रिकरेंट डिस्पेप्सिया मतलब बार बार गैस बनना और बार बार खट्टी डकारे आना। काफ़ी लोगों को डायरिया भी होने लगता है, काफ़ी लोगों को कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है। तो पेट पे एंजाइटी का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। इन जिसका पहले के लोग ये कहते थे कि मेरे गैस सिर में चढ़ गई, हाँ, हाँ। तो एक्चुअली वो गैस सिर में नहीं चढ़ती है, आपके सिर में प्रॉब्लम है इसलिए बार बार गैस बन रही है। अच्छा वो इसलिए गैस बन रही है, हम्म। नहीं कभी-कभी ऐसा होता है ना गैस के फिर कैप्सूल लेते हैं तो वो सही हो जाती है। तो दोनों गट ब्रेन एक्सिस बोलते हैं इसको। तो हुँ, आपका पेट का और ब्रेन का दोनों का कनेक्शन होता है। ओके। तो अगर आपका मूड खराब है तो पेट खराब होगा, और अगर आपका पेट खराब है तो मूड खराब होगा। तो इसीलिए काफ़ी लोगों को एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है अगर उनके पेट गैस्ट्रिक अल्सर है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। और जिन लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है उनके बार बार गैस भी बनती है। हुँ, इसलिए काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं, यार सारी जांचें करा ली लेकिन मेरी ये जो पेट की गैस है ना, ये समझ में नहीं आ रही कहाँ से है, नॉर्मल है, हुँ, हुँ लेकिन वो एंजाइटी की रहती है एक्चुअली प्रॉब्लम। और उन्हें पता नहीं है। हाँ। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो हार्ट पे पड़ता है। हुँ, हुँ, तो हार्ट पे क्या रहता है कि उनको पल्पिटेशंस होते हैं और घबराहट होती है। तो पल्पिटेशंस और घबराहट, ये दोनों चीज़ें ही, और इन चीज़ों को देख करके बहुत सारे लोग ना ये सोचते हैं मुझे कार्डियक प्रॉब्लम होने लग गई, मुझे हार्ट की बीमारी तो नहीं हो रही है। और अभी आजकल हार्ट अटैक का हार्ट वैसे अटैक ही बहुत ज़्यादा मतलब इशू ट्रेंड चल में रहा है है। कि ये सब हाँ। चीज़ें सबके अर्ली एज में हो रही है। यस, तो जितने भी एंजाइटी के पेशेंट होते हैं वो सारी जांचें करा के मेरे पास पहुंचते हैं। बाद में कि ये तो हो ही नहीं सकता, पहले हाँ। डॉक्टर के पास वहाँ यस। चलते हैं। तो ये दोनों जो ऑर्गन है हमारे, हुँ, हुँ, पेट और जो हार्ट है, हुँ, हुँ, उसका सब ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एंजाइटी का इन दोनों के ऊपर। तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रहा था कि जो फिजिकल सिम्टम्स जो आने लगते हैं ना, हुँ, हुँ, वो एंजाइटी की बीमारी को बताते हैं। तो इसीलिए हम उन पेशेंट को सबसे पहले ये एजुकेट करते हैं कि ये जो आपके फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, हुँ, ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है। और ये ब्रेन में जो आपकी प्रॉब्लम हो रही है, जो ओवर थिंकिंग और हुँ, एक्सेसिव हुँ। वरीज और ये जो फियर आपके दिमाग में बना हुआ है, वो एक्चुअली आपके इन ऑर्गन्स पे इफेक्ट डाल रहा है। तो 2 मतलब 2-3 तरह के सिम्पटम्स हैं, अगर आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस है, तीनों मतलब ये सब एक-दूसरे से रिलेटेड है ना? हम्म। तो अगर आपको इनमें से कोई भी है तो 3-4 सिम्पटम है, एक आपका गट खराब होगा, एक आपको हार्ट के मतलब ऐसे चांस रहेंगे कि अटैक वगैरह या फिर पेन होना ऐसे कुछ है ना? और थर्ड है ब्रेन, इसके अलावा बस ये रहते हैं, ब्रेन में ये रहता है ये तो कि, फिज़िकल सिम्पटम्स है हाँ, और फिजिकल, मेंटल मेंटल सिम्पटम्स में क्या होता है? मेंटल सिम्टम्स में क्या होता है, अगर किसी को एंजाइटी और डिप्रेशन है तो हुँ, आपका मूड लो रहने लग जाता है ना। आपको उन सब चीज़ों से खुशी मिलना बंद हो जाता है जिनको आप एंजॉय किया करते थे, है ना। हुँ, जैसे कि मेरे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, अब मेरे को फुटबॉल में एंजॉय नहीं कर पाता हूँ। पहले मेरे को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था, अब मैं एंजॉय नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ जो है कि शरीर में बहुत थकावट सी महसूस होने लग जाती है, और छोटी छोटी चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। या इन तो मैं बहुत जल्दी रोना शुरू कर देता हूँ या मैं हुँ, बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाता हूँ। तो ये जो इरिटेट 3 क्राइटेरिया हैं, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर क्राइटेरिया है डिप्रेशन के। ओके। अब देखो, स्ट्रेस और डिप्रेशन में यहीं से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हुँ, अगर ये प्रॉब्लम आपको 2-3 दिन के लिए हुई,
कोई ऐसा स्ट्रेस हुआ आपको 2-3 दिन के लिए, ऐसा हम्म, हुआ कि मन उदास रह रहा है, रोने का मन कर रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही, 2-3 दिन बाद आप उसके साथ कोप कर लेते हो कि कोप ठीक मतलब है यार। कोप मतलब कॉर्पोरेट। उसको उसके साथ फाइट करना और उसको ओवरकम कर देना, ओके। है ना, उसको बोलते हैं हाँ हाँ। कोपिंग। ओके। तो आप उसको ओवरकम कर जाते हो और आपका सारा सिस्टम वापस से नॉर्मल हो जाता है। ओके। अगर आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो हम्म। और मोर देन 2 वीक से ज़्यादा हो गए कि आपको ये हम्म। सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं। ओके। और जैसा कि आपने अभी बोला कि जैसे आपको 3-4 दिन या मैक्सिमम 7 दिन तक अगर ऐसी प्रॉब्लम है, आप थोड़ा डिप्रेशन फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हो, थोड़ा सा टेंशन तनाव है, लेकिन आप 7 दिन बाद में एकदम यू आर मतलब यू फील गुड कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। हम्म, तो ये डिप्रेशन था या फिर सैडनेस थी? ये सिर्फ स्ट्रेस था। ये बस नॉर्मल स्ट्रेस था। हाँ, जैसे हमने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन में देखी, इफ यू आर एबल टू कोप विद योर स्ट्रेस, हम्म। डे टू डे लाइफ स्ट्रेस, हम्म। तो यू आर मेंटली हेल्दी। ओके। तो अगर आपको कोई स्ट्रेस हुआ, आप 5-7 दिन में उसको ओवरकम कर लेते हो, इट हम्म। मीन्स यू आर हेल्दी, योर ब्रेन इज फाइटिंग विद दैट एंड यू हैव ओवरकम। ओके। और अभी जो आपने जो सिम्टम्स बताए थे है ना, मेंटली और फिजिकली, अब ऐसी सिचुएशन में अगर हमें पता चल रहा है कि चलो ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हमने सेल्फ डायग्नोसिस किया, अभी इन बातों के थ्रू कोई सेल्फ डायग्नोसिस करता है, हम्म, तो फिर ऐसी सिचुएशन में उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि अब हम क्या करें? अब हमें ऐसा कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं हमारे कि हमें शायद डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अब क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। हम्म। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ स्टाइल बहुत हैफेजर्ड है, हम्म। आप रात को कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, हाँ। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप कोई डीप ब्रीदिंग योगा वगैरह नहीं करते हैं, आप कोई अपनी हॉबी है जो हम्म। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें शुरू कर सकते हो। हम्म। और सारे लाइफ स्टाइल को ठीक करने के बाद आपकी जो बेसिक रिलैक्सेशन की चीज़ें हैं वो करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आपको एक बार कांटेक्ट करना चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। हम्म। ये नहीं डरना चाहिए कि जाते ही मेडिसिन शुरू कर दी जाएगी। तो एक बार आप उनकी राय ले सकते हो, ओपिनियन ले सकते हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ। हाँ, और जैसे डिप्रेशन में जाने के बाद ऐसे कहा गया, मतलब एक मिथ है, शायद मे बी मिथ है या सच, आप बताना कि डिप्रेशन विदाउट एंटी डिप्रेशन की पिल्स के ठीक नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल ठीक हो सकता है। जनरली हम कैटेगराइज करते हैं डिप्रेशन को माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में। यानी इसके 3 स्टेप हैं। यस, तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ सिम्टम्स। ओके। तो माइल्ड डिप्रेशन जो होता है, जनरली जनरली उसमें थेरेपी प्रीफर की जाती है हम्म। कि आप काउंसलिंग या थेरेपी अटेंड करो। तो माइल्ड डिप्रेशन के केसेस में ओनली थेरेपी से भी काम चल सकता है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप मॉडरेट केस पे जाते हो, तो हम्म। मॉडरेट में भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकेशन शुरू ही करो। ओके। हो सकता है थेरेपी, लाइफस्टाइल चेंजेस और आपका अपना नज़रिया स्ट्रेस को देखने का हम्म। अगर थोड़ा चेंज होता है, तो डेफिनेटली आप ओवरकम कर सकते हो। ओके। जैसे ये सीवियर लेवल पे पहुंचने लग जाता है, हम्म। जनरली जब सीवियर लेवल पे जाता है तो काफ़ी लोगों को सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, और काफ़ी लोगों के डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। तो ऐसे केसेस में तो मेडिकेशंस मस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन के लिए हमेशा दवाई लेने की ही ज़रूरत है। और आपने भी बोला था कि थेरेपी देते हो, है ना? तो लाइक थेरेपी में क्या होता है? जनरली जो एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए आजकल जो प्रिफर्ड थेरेपी है वो हम्म। कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मत तो कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में जो पहला वर्ड है कोग्निटिव, तो हम्म। कोग्निशन है। कोग्निशन मतलब आपका सोचने का तरीका, तरीका। थो थिंकिंग पैटर्न। और जो बिहेवियर है, तो ये जो बिहेवियर है आपका, ये आपके सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे हम्म। बताऊं, मैं 10th क्लास का बच्चा हूँ, ठीक है। और मेरे को ये एक्सपेक्टेशन थी कि मेरे को 95% बनेंगे, मुझे हम्म। मेरे 95% बनेंगे। हम्म। अब मेरे परसेंटेज बन गए 93, उम्मीद थी मुझे 95 की, बन हम्म। गए 93। तो ये 2% की कमी से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। लेकिन बहुत सारे बच्चों को फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये 95 नहीं बनी मेरी, दो कैसे तो कम दे हो आर गए? नॉट हैप्पी कि 93 बन गई। उनको ऐसा लग रहा है कि 95 बनती तो मुझे खुशी होती। तो ये जो थिंकिंग पैटर्न है ना, ये आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है। अब वो बच्चा उतना खुश नहीं है जितना खुश वो 95 पे होता। तो आपका सोचने का तरीका आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। और इसीलिए शायद बैक बेंचर ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद तो होती नहीं है, बट फिर भी अगर पास हो जाए या फिर अच्छी हाँ, परसेंटेज आ जाए तो वो बहुत सेलिब्रेट करते हैं। यस,
जैसे कि मैं घर से बाहर निकला, जैसे बारिश होने लग गई, मैं मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, कि मेरे बाहर निकलते ही बारिश आती है। यस, लेकिन वो बारिश तो सभी के लिए हुई है ना, हाँ, वो ऐसा अपने तो नहीं उसी के लिए। अपने सोचने पे डिपेंड कर रहा है। यस, तो उसने ये सोचा ना ये मेरे ही साथ होता है, तो ये हुँ, आपको और फ्रस्ट्रेट करता है। तो आपका सोचने का तरीका जो है वो हुँ। आपके बिहेवियर को और इमोशन को कंट्रोल करता है। और आई थिंक फ्रस्ट्रेशन तो उस चीज़ पे भी डिपेंड करती है ना कि जब हमें पता है कि हम कोई चीज़ कर सकते हैं, हम डिज़र्व करते हैं, बट हम कर नहीं पाए या फिर वो हो नहीं पाई, तब आती है फ्रस्ट्रेशन तो। एक चीज़ ये भी है कि जैसे मान लो कि हम कुछ भी करना चाहते हैं हुँ, हुँ, और किसी भी कारण से वो नहीं हो पाया। हुँ, अब डिपेंड करता है कि आप पहले से क्या सोच के चल रहे थे। एक हाँ, तो आप ये सोचो कि नहीं मुझे तो यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है। मेरे लिए तो मैं आई तो डोंट बस हैव एनी अल्टरनेटिव। हुँ, तो आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। अगर आप पहले से ये सोच के चलते हो कि मैं ये काम करूँगा, दैट इज़ माई एम। हुँ, अगर ये नहीं हो पाया कोई बात नहीं, मैं ये कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं तो ये कर लूँगा। ये इसी तरीके से जैसे आप किसी शॉप पे कुछ खरीदने जाओ और आप ये सोच के जाओ कि मुझे तो इसी दुकान से ही लेना है, नहीं तो मैं लूँगा ही नहीं। है ना? तो इसी तरीके से ही हमको हमारे एम डिसाइड करना चाहिए कि मुझे मेरे से अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा। तो अल्टरनेटिव्स रहते हैं तो हाँ। आपको फ्रस्ट्रेशन कम होती है। तो मतलब हमें किसी भी चीज़ को मतलब लाइफ़ लाइफ़ नहीं बना देना चाहिए कि अगर मतलब मेरी लाइफ़ का पर्पस अब यही है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं खत्म। हुँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और कुछ कर लेंगे। वो नहीं हुआ तो कि नहीं तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, वो कहावत है वो सही है। बिल्कुल, तो यही सीबीटी के अंदर जो है वो इसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया जाता है। ओके। तो जो थिंकिंग पैटर्न में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ। उनको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बोला जाता है। हुँ। थिंकिंग पैटर्न में फॉल्ट्स, उनको आइडेंटिफ़ाई करके उन्हीं को ही करेक्ट किया जाता है। तो जैसे आपका सोचने समझने का और परसीव करने का तरीका चेंज होता हुँ, है, हुँ। ऑटोमेटिकली आपका मूड भी चेंज होता है, इमोशन भी चेंज होता है और आपका बिहेवियर भी काफ़ी पॉजिटिव होता है। और सर अभी तक की जितनी भी बात हुई है, उससे मेरे को ये पता चल रहा है कि जैसा हम सोचेंगे, आई थिंक हम वैसा ही बनते जाएँगे और वैसा ही करते जाएँगे, है ना? सो अब हम हर टाइम तो अच्छा सोच नहीं सकते। कभी-कभी माइंड में किसी भी वजह से कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, तो हमारे मतलब नेगेटिव थॉट्स एक तरह से बैड थॉट्स माइंड में आ जाते हैं। हुँ। तो वो सही है या गलत है? क्या वो हमारी लाइफ़ को इफ़ेक्ट करते हैं और करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो जनरली रिसर्च ये कहती है कि एक दिन में एक इंसान को 6000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं और लगभग 40 टू 50% जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं जनरली, जनरली, नॉर्मली। नॉर्मली। दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है। जैसे हमको स्ट्रेस होता है हुँ, या एंजाइटी होती है या कुछ भी टेंशन या चिंता किसी भी चीज़ की होने लगी तो ये नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स आना बुरा नहीं है और बहुत बार जो वरीज जो चिंता होती हैं वो हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाती भी हैं। हुँ, है ना? जैसे कि एग्ज़ाम से पहले हमारे फ़ोकस इतना, काफ़ी लोगों का फ़ोकस बढ़ जाता है। हुँ। तो वो जो जो चैप्टर को कंप्लीट करने में 2 दिन ले रहे थे वो 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और काफ़ी सबसे ज़्यादा मेमोरी वही याद आती है एग्ज़ाम में जो अभी हम रिसेंटली पढ़ के आए हैं। हुँ, तो इसीलिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर करने की कोशिश करते हुँ, हैं उस हुँ। दौरान, तो हमारी परफ़ॉर्मेंस बढ़ती भी है। हाँ, एक टाइम के बाद अगर बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ायटी आपको होने लग गई तो डिक्लाइन भी होने लगता है। तो नेगेटिव थॉट्स कभी भी गलत नहीं है। नेगेटिव थॉट्स नॉर्मली भी आएँगे आपको, हुँ, हुँ, लेकिन उन नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे, हुँ, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हुँ, आप जैसे जो जितना मेमोरी आपकी थी, जितनी हुँ, हुँ, प्रोडक्टिविटी आप हुँ, दे पा रहे थे, नहीं दे पा रहे हो, आप चिड़चिड़े होते जा रहे हो, हुँ, हुँ। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और आपने अभी ये बड़ी अच्छी बात कही कि जो आपकी फिर प्रोडक्टिविटी है, जैसे जो 2 दिन की प्रोडक्टिविटी थी, वो 2 घंटे, 2 मिनट तक आ गई। तो आई थिंक हम हमारे ब्रेन को जिस तरह से ट्रेन करते हैं कि वो उसी तरह हो जाता है, ऐसा है या नहीं है? डेफ़िनेटली देखो, ये एक तरह से कॉग्निटिव एक्सरसाइज़ है रीडिंग। हुँ, अगर मैं रीडिंग का एग्ज़ाम्पल लूँ हुँ, हुँ, या कहीं पे भी आप ब्रेन को फ़ोकस कर रहे हुँ, हो, तो वो आपकी कॉग्निटिव एक्सरसाइज़ है, वो आपके ब्रेन की एक्सरसाइज़ है। तो आप डेफ़िनेटली जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज़्यादा ब्रेन की एक्सरसाइज़ करोगे, हुँ, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। हुँ, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है। जनरली मैं यही बोलता हूँ बच्चों को कि पूरे दिन भर में 6 से 7 घंटे पढ़ना सफिशिएंट होता है।
स्कूलिंग, घर का सब मिला करके हम्म, हमारा ब्रेन इतना ही एक दिन में कंसंट्रेट कर सकता है। उसके बाद ब्रेन भी फटीग होना शुरू होता है, हम्म। तो ऑटोमेटिकली आपकी कंसंट्रेशन जो है वो डाउन होने लगेगी। बट आजकल जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में और फिर एजुकेशन सिस्टम में सभी ऐसे बोलते हैं कि आप स्कूल में जैसे 6 घंटे का स्कूल है, और आजकल कोचिंग भी आजकल इतने घंटे के तो हो ही जाते हैं, 6 आवर के वो हैं, उसके बाद में वो बोलते हैं कि आपको लाइक 6 to 7 आवर और पढ़ना है, यानी कि आपको पूरे दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना है कंसिस्टेंटली, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो आप इस बात पे क्या बोलेंगे फिर? देखो, जब मैं तैयारी कर रहा था हाँ। पीजी या पीएमटी की, मेडिकल एंट्रेंस की, तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि मैं जितने घंटे पढ़ सकता हूँ हम्म। उतना पढ़ लेता हूँ। हाँ। तो मैं भी 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पढ़ाई किया करता था। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेन के बारे में पढ़ाई करी, ब्रेन के बारे में रिसर्च देखी हम्म। और ब्रेन का मैं डॉक्टर बना, तो मुझे ये चीज़ एक्चुअली समझ में आई कि इतनी मेहनत नहीं करनी होती है और आपको 15-15, 16-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो कोचिंग में ये सिस्टम चल गया है कि हाँ। 2-2 घंटे का पीरियड, 3-3 घंटे का पीरियड, 6-6 कंटिन्यू। घंटे के लेक्चर्स कंटिन्यू। कंटिन्यूअसली बच्चे देखते रहते हैं, हम्म। दैट इज़ एक्चुअली इनएफिशिएंट। कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली 40-45 मिनट्स कंसंट्रेट करता है। हम्म। उसके बाद उसकी एफिशिएंसी डाउन होना शुरू हो जाती है। पहले के पीरियड्स 45 मिनट्स का इसीलिए होता था, क्योंकि आपका ब्रेन इतना ही फोकस कर उसके पीछे सकता एक था। लॉजिक था। यस। और फिर आपको 15 मिनट का गैप दिया जाता है। हम्म। तो 15 मिनट का गैप इसीलिए दिया जाता है कि आपका ब्रेन वापस से वो रीस्टोर कर सके, उस मेमोरी को रजिस्टर कर सके। हम्म। फिर 15 मिनट के बाद में वापस से आपका लेक्चर शुरू होता है। तो एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी गुड सिस्टम। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए होता है वो एक तरीके से, है ना? हाँ, तो ये एक तरह से आपका ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम करेगा हम्म। और आपकी मेमोरी डेफिनेटली बढ़ेगी। इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। बट आजकल तो इसीलिए अगर 14-14, 15-15 घंटे पढ़ाई करें तो एक्चुअली आपका जो रिजल्ट है वो उतना ही 5-6 घंटे पे ही आएगा। हम्म। और जैसा कि सर आजकल जो मतलब जैसे स्टूडेंट्स की बात करें या फिर यूथ की या फिर एडल्ट्स या फिर बच्चों की भी बात करें, तो आजकल सबका लाइफ स्टाइल देख के ऐसा लगता है कि आज सब हर कोई बिजी है, सबकी लाइफ स्टाइल ऐसे जैसे बहुत फास्ट चल रहा है सबका, है ना? हुँ। तो और फिर उसमें वो स्ट्रेस एंजाइटी ये सब होना फिर आम बात हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में जैसे कोई भी एडल्ट है या फिर हम जनरली बात करें कि जो आजकल का लाइफ स्टाइल है, उसमें अगर उनको स्ट्रेस हो रहा है डेली डेली बेसिस पे, तो उसको मतलब वो कैसे हैंडल करें, कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, सबसे इसका अच्छा तरीका ये है हुँ, कि 8 घंटे आप काम करो, हुँ, 8 घंटे आप खुद को दो हुँ। और 8 घंटे आप नींद लो। कैसे-कैसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए देखो, इसको? पर डे अगर हम 8 घंटे काम करते हैं, ओके। तो आपको 8 घंटे का नींद भी ज़रूरी है हुँ, और आपके 8 घंटे आपके लिए भी ज़रूरी है। हुँ, अब जो 8 घंटे आपके लिए ज़रूरी है वो सभी आ गया, उसमें फैमिली को आप टाइम दे रहे हो, हुँ, आप खुद की हॉबीज़ कर रहे हो, आप मॉर्निंग वॉक पे भी जा रहे हो, हुँ, है ना? ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हो। आप चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, चाहे कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हुँ, हो आप, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जनरली 8-8-8 ये 888 का जो रूल है ये बहुत अच्छा है। 8 घंटे काम करो, 8 घंटे की नींद लो हुँ, और हुँ। 8 घंटे आपको जो मन करे वो करो। सो अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट लाइफ़स्टाइल उसका है जो ये 8-8 रूल फॉलो कर रहा है। यस। ओके। और जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव आते हैं, और आपने तो बोला कि 60% जो है वो दिन के अंदर नेगेटिव आते हैं, और हम थोड़ा-सा भी इफ़ेक्ट होते हैं तो फिर एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये होता है। और फिर ये ओवरथिंकिंग कब होने लगती है? और क्या ओवरथिंकिंग से ही मतलब स्ट्रेस, डिप्रेशन ये होता है, और फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन जब ये पीक पे चला जाता है, हुँ, तभी क्या सुसाइडल थॉट्स आते हैं या फिर ऐसे जनरली भी आते हैं? हुँ। उसके कॉजेज़ क्या है? देखो, अब अगर हम बात करें ओवरथिंकिंग की, तो जनरली जो मैं बता रहा था कि 6000 थॉट्स आते हैं, 40, 50, 60% तक नेगेटिव थॉट्स होते हुँ, हैं। ये थॉट्स जो हैं, ये और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस में आते हैं और ये जो थॉट्स की स्पीड है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हुँ, डबल हो जाती है। हाँ, और एक स्ट्रीमलाइन और ट्रैक में नहीं सोच पाते हम। हुँ, जनरली जो हमारी सोच रहती है वो एक हुँ, स्ट्रीमलाइन, एक ट्रैक में होती है। हुँ, जब ओवरथिंकिंग आपको होती है तो कुछ भी आ रहा होता है दिमाग में, हुँ, कभी पास्ट का, तो कभी फ्यूचर का, तो कभी हुँ, प्रेजेंट का। तो ये इसको ओवरथिंकिंग बोलते हैं। और ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप फोकस नहीं कर पाते उसके बाद। आपका फोकस नहीं बनता, आपका मूड चिड़चिड़ा होने लगता है, आप भूलने लगते हो, ये सारी चीज़ें होने लगती है। तो ये है ओवरथिंकिंग।
जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे, आप समझ जाओ आप स्ट्रेस में हो, आपको थोड़ा रिलैक्स होने रिलैक्स होने की ज़रूरत है, आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको लाइफ स्टाइल ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे ये ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ती है, आपको एनजाइटी और डिप्रेशन होने लगेगा। हम्म एनजाइटी और डिप्रेशन एक बीमारी है। हम्म एंजाइटी और डिप्रेशन धीरे धीरे जब और ज़्यादा सीवियर होने लगता है, हम और ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं इसको, हम्म तो और ज़्यादा सीवियर होने लगता है, तो सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि सुसाइडल थॉट्स अगर किसी को आ रहे हैं तो वो मानसिक रूप से बीमारी है, ऐसा नहीं है। बहुत बार मेरा किसी से झगड़ा हुआ, हम्म और अगर मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर का आदमी हूँ, हम्म तो मुझे तुरंत ऐसा लगेगा यार मर जाते हैं, तो तुरंत जाकर के कई लोग स्टेप ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग इम्पल्सिव होते हैं और उस वजह से भी ऐसा स्टेप ले लेते हैं। दे हम्म आर नॉट मेंटली अनहेल्दी और उनको कोई मानसिक बीमारी नहीं है। बहुत बार कॉन्स्टेंटली कोई झगड़ा चल रहा होता है फैमिली के अंदर, हम्म और आदमी ये सोचता है कि यार इससे अच्छा तो मर जाना है। तो हम्म ये जो सुसाइडल थॉट होता है ना, ये पर्टिकुलर टाइम पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। और वो उस साइकोलॉजिकल पेन में होता है जो उसको अनबियरेबल लगता है, और वो कुछ क्षण का काम होता है। हम्म अगर वो क्षण पास हो जाए तो फिर वो वापस से पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। खुद से ही। हाँ, हाँ, डिप्रेशन है, अगर किसी को सीवियर डिप्रेशन है और उसको सुसाइडल थॉट्स एज ए डिप्रेशन का सिम्टम आ रहे हैं, हम्म तो वो रिपीटेडली सुसाइडल थॉट्स चलते हैं। और हम्म उस समय उसका जो मेंटल स्टेट होता है, वो एक तरह से डिप्रेशन अगर मैं बोलूँ तो वो एक लेंस है आपके सामने, जो आपको सिर्फ नेगेटिव दिखाता है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हुई होंगी, लेकिन आपको रिकॉल सिर्फ नेगेटिव होंगी। कोई भी घटना आपके सामने हो रही है तो वो आपको नेगेटिव वे में ही दिखेगी। तो वो नेगेटिविटी आपको उस मेंटल स्टेट पे ले जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि यार इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। मेरी हम्म लाइफ में ना ही तो पहले कभी कुछ अच्छा हुआ है, ना कभी हम्म कुछ अच्छा होगा। वो ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव नेगेटिव यस। दिखता है हमें। और वो एक स्टेप, एक एक टाइम ऐसा आता है जब आपको वो अनबियरेबल लगता है और आप उस समय वो स्टेप को ले लेते हो। फिर ऐसी सिचुएशन में उन्हें करना क्या चाहिए, मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए या फिर ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाना चाहिए? रिलैक्स होकर बैठ जाओ, पॉजिटिव सोचो, कुछ मत करो। देखो, अगर हम डाटा देखें सुसाइड का, तो हम्म लास्ट ईयर 2,70,000 के आसपास सुसाइड, 1,70,000 के आसपास सुसाइड्स हुए, है ना, एक साल में, एक साल में? ऑल इंडिया में। ये एक तरह से आप मान के चलो साइलेंट पेंडेमिक जैसा है, जिसके बारे में हम इतना सोचते नहीं हैं, सोचते नहीं है। है ना। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, काफ़ी लोग कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से, काफ़ी हम्म लोग इम्पल्सिव होते हैं, हम्म काफ़ी लोग नशा करते हैं, तो उस वजह से भी कई बार इस तरह का स्टेप ले लेते हैं। हम्म अगर हम इस डाटा को देखें तो आप मान के चलो लगभग एक दिन के अंदर 16 से 17 सुसाइड हो गए, है ना। हम्म तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अ, इसीलिए ये इसको रोकने के लिए हम्म सिर्फ पेशेंट ही नहीं, सिर्फ वो आदमी ही नहीं जो सुसाइड कर रहा है, आसपास के लोगों को भी समझना जरूरी है। उनको भी ये समझना जरूरी है कि हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं, या इसमें हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। हम्म और जिसके अंदर करेज होता है वही सुसाइड करता है ऐसी सिचुएशन में भी, है ना? लेकिन जिसके अंदर फिर करेज नहीं है बट वो सुसाइड फिर कर नहीं पा रहा, तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो इसी वजह से शायद वो फिर पागलपन ऐसा ये होता है। नहीं, देखो, जनरली ऐसा हम सोचते हैं, इसको करेज से जोड़ते हैं, लेकिन हाँ इसके एक्चुअली इसका करेज से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो हाँ या आप दुब्बू दब्बू हो तो हाँ आपने ऐसा स्टेप ले लिया, ऐसा नहीं है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कितना भी बड़ा आदमी हो, हम्म कितना भी पावरफुल आदमी हो, हम्म किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है ना। जनरली एक सुसाइड करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो अगर आप एक डिप्रेशन के आदमी को भी देखो, हम्म तो वो तब सुसाइड नहीं करता जब वो सीवियर डिप्रेशन में होता है। वो सुसाइड तब करता है जब वो या तो डिप्रेशन से बाहर आ रहा होता है, या हम्म डिप्रेशन में जा रहा होता है, जब उसके पास एनर्जी होती है। हम्म तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा एफर्ट चाहिए। किसी हमारे सुई भी चुभ जाती है तो हमको कितना दर्द होता है, बहुत। और आप सोचो कि अपने आप को खुद को ख़त्म करने के लिए कितनी एनर्जी और कितना करेज चाहिए। हम्म तो इट्स नॉट ए साइन ऑफ वीकनेस, है ना। फिर पागलपन कैसे हो जाता है? देखो, वैसे तो साइकेट्री के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, हाँ बच्चों की भी बीमारियां हैं, हम्म एडल्ट की भी बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, हम्म
ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, हम्म बाइपोलर की बीमारियां, नशे की बीमारियां, सेक्सुअल प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, हम्म ओल्ड एज की काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है ना, लेट लाइफ डिप्रेशन है, लेट लाइफ एंजाइटी है, ये सारी चीज़ें हैं। हम्म पागलपन की जो बीमारी, जिस जो वर्ड अभी प्रोहिबिटेड है हम्म गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ये वर्ड किसी के लिए भी यूज़ नहीं कर यूज नहीं सकते, कर सकते। अगर आप यूज़ करते हो तो आप पनिशेबल हम्म कैटेगरी में आ सकते हो या आप पे क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हम्म हैं। तो ये जो सिजोफ्रेनिया की बीमारी है, हम्म जिसको साइकोसिस की बीमारी भी बोलते हैं, इसी को ही पहले पागलपन की बीमारी बोला करते थे। ओके। और ये इंडियन पॉपुलेशन में 1% लोगों को है। 1%? हाँ, तो आप ये सोचिए कि वो 1% लोगों को वो बीमारी है। यानी कि 1.4 करोड़ लोगों को। हाँ, तो सिर्फ एक बीमारी की वजह से हम पूरे फील्ड को बदनाम कर देते हैं कि साइकेट्रिस्ट तो सिर्फ पागल लोग ही दिखाते हैं साइकेट्रिस्ट को, तो लेकिन हमारी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, और उस चक्कर में वो बाकी के पेशेंट भी नहीं दिखा पाते हैं, बाकी के लोग भी हाँ, कंसल्ट नहीं वो कर पाते परेशान हैं। होते रहते हैं। हाँ, उनको लगता है कि अगर मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा हूँ, तो मतलब मैं पागल कहलाऊंगा। हम्म लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो साइकोसिस की बीमारी है, 1% लोगों को है, और ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ उसी बीमारी को ही देखता है, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारी है। ओके। और माइंड में थॉट्स आना, ज़्यादा सोचना, ये ओवर थिंकिंग करना, छोटी छोटी बात के बारे में भी सोचना, ये क्या मतलब ओवर थिंकिंग है? हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था हम्म कि जनरली जो नॉर्मल थॉट्स आते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। एक हम्म आप सिक्वेंशियली सोचते हो, है ना? कि जैसे मान लो मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, हम्म तो मुझे ये चैप्टर करना है, फिर ये चैप्टर करना है, फिर ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इतना मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है, ये सब आप एक एक ट्रैक में सोचते रहते हो। जब आपको ओवरथिंकिंग होती है, तो आप सोच ही नहीं पाते हो। आप वो ट्रैक ही नहीं बना पाते हो, आप वो सीक्वेंस ही नहीं बना पाते हो। हम्म आपको पुरानी बातें चल रही होती हैं कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, उस समय मैं पढ़ाई कर लेता, अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो यही थॉट्स चलते रहते हैं, जो कि बहुत यूजलेस हैं। हम्म तो एक तो ओवर थिंकिंग में आपके फ्लो ऑफ थॉट बढ़ जाता है, एक हम्म फ्लो थॉट्स में नेगेटिविटी बढ़ जाती है, हम्म। और एक थॉट्स बहुत यूजलेस हो जाते हैं। और क्या ये बात सच है कि जो ओवर थिंकर पर्सन है वो अपने रिलेशन, फ्रेंडशिप, मतलब वो सब चीज़ें खराब कर लेते हैं? देखो, कई लोगों का जो पर्सनैलिटी और कई लोगों का जो नेचर होता है, हम्म। वो एंग्शियस टाइप का होता है। एंग्शियस टाइप का मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूँ कि हर कदम को फूंक फूंक के रखना, कैसे मतलब? है ना? जैसे कि हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना। हाँ। जैसे कई बच्चों को देखा होगा आपने, एग्ज़ाम से पहले ना बहुत ऐसे एंग्शियस हो जाते हैं, ऐसे बेचैनी सी होने लगेगी हम्म। उनको, है ना? और जैसे मान लो कि वो हर हर कोई भी डिसीज़न लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, हम्म। और कई लोग निस्फ़िक्र होकर के कि ले ठीक है, लेते हैं। देखा जाएगा। हाँ, तो जो सोच समझ के लेते हैं, वो बहुत एंग्शियस होते हैं, और उन्हीं को ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है ना? तो हम्म काफ़ी लोग इसको बहुत कंट्रोल्ड वे में यूज़ करते हैं, और काफ़ी अपनी एफिशिएंसी उनकी बढ़ती भी है। एंग्शियस एंजाइटी और एंग्शियस होना आपको शुरू-शुरू में आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हम्म। क्योंकि आप बहुत सोच समझ के स्टेप ले रहे हो, और शायद क्रिएटिव लोगों में ओवर थिंकिंग होना सही है कहीं ना कहीं, और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, है ना? जो एंग्शियस लोग होते हैं। हाँ। और लेकिन उनको ओवर थिंकिंग बहुत होती है, वो अंदर से उनको डिस्ट्रेस बहुत चल रहा होता है, दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। हम्म और जो एकदम ही फ्रैंक आदमी होता है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पहले से एंजाइटी हो रही है, पहले से आप बहुत ज़्यादा हम्म। सोच रहे हो, तो आप तैयारी भी उसी हिसाब से करके जाओगे। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको एंजाइटी होने लगे, हाँ, तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाते हो, सबसे बड़ी हम्म। प्रॉब्लम वो थॉट ब्लॉक हो जाता है। माइंड काम नहीं करता। हाँ, अब आप ये सोचो कि काफ़ी लोग काफ़ी कित मतलब जैसे 20 लोग हैं, हम्म। आप प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके बुलवाओ, कितने लोग बोल पाएंगे? बहुत कम। और कोई एक दो ही। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि बहुत अच्छा तैयारी करके जाते हैं कि मुझे बोलना है, हम्म। वहाँ जाकर के थॉट ब्लॉक हो जाता है, कुछ भी नहीं भूल बोल जाते पाते। हैं। हाँ, तो वो लोग एंग्शियस लोग होते हैं, हम्म। और उनको ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती हाँ, और कभी कभी मैंने भी ये चीज देखी है कि जब स्टेज पे बोलने का नंबर आता है, अगर मैंने ज्यादा सोचा कि मुझे ये भी बोलना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, तो अभी तो पूरा है माइंड में, बट जैसे ही बोलने वाले होंगे उससे 5 मिनट पहले थॉट्स ब्लॉक, माइंड ब्लॉक, कुछ है। भी नहीं आएगा। आपको स्टार्ट कैसे करना है, हाय हेलो भी नहीं आएगा दिमाग में, हुँ। ऐसा होता है। बट आपने सोचा कि ठीक है, चिल रहो, हो जाएगा, तो वो चीज और भी बेटर होती है। ऐसा ही होता है। तो जनरली उससे पहले अगर आप थोड़ा-सा डीप ब्रीथिंग करो, हम्म तो आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। कई बार आप अपने आप को थोड़ा-सा टाइम दो, पॉज़ दे दो थोड़ा-सा। थोड़ा-सा टाइम दो, थोड़ा-सा आप अपने ऊपर फ़ोकस करो, हम्म वेयर आई एम, किनके सामने मैं हूँ, कौन लोग हैं,
वो ये थोड़ा-सा भी आप प्रोसेस करोगे ना माइंड में, तो आपकी एंग्जायटी कम होने लगेगी और आप आराम से उन थॉट्स को बोल पाओगे जो सोच के। ओके। और जैसे आज हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो इसमें हमारी फैमिली का क्या रोल होता है? वो हमें कैसे हील कर सकती है? हुँ। देखो जितनी भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं ना, हुँ, उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मैं कहूँगा कि मेडिसिन से भी ज़्यादा रोल है। सोशल सपोर्ट कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो फैमिली हो, हुँ, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो सोसाइटी हो। अगर आपके पास सोशल सपोर्ट है तो इन बीमारियों को आप आराम से फाइट कर पाते हो, आराम से आप इससे निकल पाते हो। यानी कि लाइफ में आपके पास कोई ना कोई सपोर्टिव सिस्टम होना चाहिए। यस, बात करने वाला आपके पास होना चाहिए, जो कि बिल्कुल। आजकल लोगों के पास नहीं है। हाँ, तो ये जो आप पूछ रहे हैं ना थेरेपी में क्या होता है, हाँ, तो थेरेपी में 50% काम तो वेंटिलेशन करता है। वेंटिलेशन का मतलब मैं बताऊँ, अ, जैसे कि आप आपके घरों में आप एग्ज़ॉस्ट लगाते हो, हाँ, हाँ। बाथरूम में आप एग्ज़ॉस्ट हुँ, लगाते हो, हुँ। क्यों लगाते हो? कि आपके अंदर की गंदी हवा बाहर जाए बाहर और जाए। बाहर से फ्रेश हवा आ जाए, हाँ, हाँ। तो सर्कुलेशन बना रहे। हुँ, ऐसे ही ये जो तरीका है वेंटिलेशन का, ये माइंड के लिए भी काम करता है। जैसे कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, हुँ, ओवरथिंकिंग हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो गई। जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आपका वो वेंटिलेशन होगा नहीं। हुँ। आप अंदर से हेल्दी नहीं होगे। तो वेंटिलेशन के तरीके होते हैं कि आप किसी को अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि आप कह रहे थे कि भई आजकल लोग ही नहीं हैं, हाँ। तो या तो आप थेरेपिस्ट के पास जाते हो, हुँ, या फिर और भी तरीके हैं, आप डायरी लिखना शुरू कर दो। हुँ। तो जो भी डे टू डे लाइफ में आपके जो भी ओवरथिंकिंग नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उनको डायरी में लिख सकते हो। तो वो आपका डायरी लिखना एक वेंटिलेशन का तरीका है, वो एग्जॉस्ट का काम कर रहा है आपके लिए। फ्रेंड है, फैमिली है जो आपको समझती है, हुँ, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। लेकिन सबके पास कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हो और वो आपकी प्रॉब्लम्स को ट्रस्ट के तरीके से उनको रखे। चाहे वो फ्रेंड हो, हाँ, चाहे वाइफ़ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे फादर, मदर कोई भी हो, बट होना चाहिए लाइफ़ में। हाँ, क्योंकि स्ट्रेस में जब आप बोलते हो तो आप पर्सनल चीज़ें भी बोलते हो, हुँ, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी तो कोई कॉन्फिडेंशियल रखे ना। बाद में ऐसा ना हो थोड़ी-सी झगड़ा हुआ और बातें इधर-उधर कर दी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डायरी लिख सकते हो। वो बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, आप शीशे के सामने खड़े होके उन चीज़ों अपने आप से खुद से बात हुँ। कर सकते हो। और फ्रेंडशिप ऐसी चीज़ है ना जिसमें हम इतना सोचते नहीं है मतलब लाइक कि मिलते हैं मिलते ही खुश हो जाते हैं और उनसे हम सब शेयर कर लेते हैं, वो जज भी नहीं करते, इसीलिए शायद फ्रेंडशिप को सबसे अच्छा रिलेशन बताया गया है। बिल्कुल, फ्रेंड्स हमको बहुत हेल्प करते हैं। हाँ। एक तरह से वो हमारा बहुत बड़ा सोशल सपोर्ट है। अगर मैं इंडियन सिनेरियो को देखूँ तो हम्म। इंडियन सिनेरियो में मैंने देखा है कि फैमिली और बच्चों में बहुत गैप होता है, मतलब पेरेंट्स और बच्चों हम्म। में बहुत गैप होता है। एक तो अगर आप फादर और सन को देखोगे तो उन दोनों के बीच में तो इतना गैप रहता है कि उनका कम्युनिकेशन ही स्विच बोर्ड जैसा रहता है, हाँ। कि इधर से आप मम्मी का स्विच दबा रहे हो तो पापा के पास इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वहीं से वापस इन्फॉर्मेशन मम्मी के थ्रू आप तक आती है। हाँ। तो क्या है, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते। और मदर है, हम्म। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मदर से भी शेयर नहीं कर नहीं कर पाते। सकते। तो इन चीज़ों को आप फ्रेंड्स से बहुत अच्छा शेयर कर पाते हो और बिना सोचे समझे बिना आप सोचे अपनी समझे हम सारी बोल देते हैं। प्रॉब्लम्स उनको बोल पाते हो। हाँ। तो इसीलिए इंडिया में तो मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स जो हैं वो बहुत अच्छा चीज़ है एक आपके तरीके लिए। से वो थेरेपिस्ट का काम करते हैं। बिल्कुल, वो आपके बहुत अच्छे काउंसलर हैं। हाँ। उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। और क्या, आप जब स्ट्रेस में हो और आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो तो आप उनसे डिस्कस करते हो, वो आपको 50 सॉल्यूशन बता देते हैं। हम्म। भले ही वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको ज़रूर बता देंगे कि हाँ ठीक है, ये कि चीज़ें ये ऐसे कर बात है। सकते हो। ओके। और जब हम लाइफ में कुछ गोल्स को अचीव करते हैं, क्योंकि लाइफ में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सबके अपने ड्रीम्स हैं। हुँ, जब हम कुछ गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम अकेले पढ़ते हैं, तो जो अकेले पढ़ते हैं वो अकेला सही है या गलत है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब आप थोड़े अकेले होते हो ना तो आपको खुद के लिए और अपने गोल के लिए टाइम मिल जाता है, बट हुँ। अब आप ज्यादा देर के लिए अकेले हो ना तो फिर आप वहीं पे ओवर थिंकिंग ये सब बीमारियां, फिर वो चीज भी ज्यादा सही नहीं है। देखो इसमें क्या है, जैसे हम अगर कोई एम डिसाइड करते हैं हम्म। कि ये मेरा एम है और वो एम आपका, ठीक है, मुझे ये अचीव करना है। हम्म। उसके लिए आप बहुत छोटे-छोटे गोल्स बनाते हो, हम्म। है ना? कि जैसे मान लो आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो आप एक-एक सीढ़ी पार करके ही तो हम्म। जाओगे। तो जो फर्स्ट फ्लोर है वो आपका एम है और ये जो सीढ़ियाँ आपने बनाई हैं ये आपके गोल्स हैं, हम्म। छोटे-छोटे गोल्स आपने डिसाइड किए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि बस मुझे मेरे एम की तरफ देखना है और बस ये जो गोल्स मैंने बना लिए हैं ये बस इन्हीं पे ही चढ़ते जाना है मुझे। हम्म हमको हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी रखना चाहिए, फ्रेंड्स को जो टाइम देना है वो भी रखना चाहिए, फैमिली को जो टाइम देना है वो भी रखना चाहिए। बस आप अपने छोटे-छोटे गोल्स बनाते जाओ और उनको अचीव करते जाओ, हम्म बस यही करना चाहिए। हमारा क्या पूरा ध्यान एम पे रहता है, ना ही तो हम अच्छे से गोल बना पाते हैं, ना हम्म ही हम फ्रेंड से बात कर पाते हैं। हमको ये लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सिर्फ इसी को ही दूँ। हम्म तो आप बहुत ज़्यादा टाइम इसी को ही दोगे तो आप अपने आप ही अकेलापन महसूस करने लगोगे। और फिर एक होता है कि मैं अकेला काफी हूँ, एक होता है कि मैं अकेला हूँ। तो अकेला और अकेलापन में क्या हुँ। डिफरेंस है? देखो एक तो ये है कि भई मुझे अगर कोई चीज़ अचीव करनी है तो मैं अकेला ही कर लूँगा, हम्म है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीम एफर्ट जो होते हैं ना, हम्म वो बहुत बहुत पॉजिटिव काम करते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा भी होता है। हम्म तो आपके आस-पास जितने भी लोग हैं आप उनको एज़ ए रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हो कि वो आपके एम में कहाँ-कहाँ काम आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं अकेला ही हूँ और मैं अकेला ही करूँगा। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो बाकी लोग भी अपने-अपने काम में लग जाएँगे। हाँ, वो आपको इतना क्यों इंटरैक्ट इम्पोर्टेंस करेंगे देंगे, आपके हाँ। साथ। और जनरली ये बात करें अकेलेपन के बारे में, तो जनरली लाइफ में ज्यादा अकेलापन किसे फील होता है, मैन और वुमन? देखो अगर हम देखें स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन के लिए फीमेल ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं और अगर देखा जाए तो जैसे देखो अपने आप को अकेला करना अलग बात है और हम्म अकेलापन महसूस करना अलग बात है। हम्म अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और आपके पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं है तो हम्म ऑटोमेटिकली आपको अकेलापन महसूस होने लगेगा। हम्म और अगर आपके पास सब कुछ है और आप सोच रहे हो कि मुझे अकेले ही रहना है तो वो अलग अलग बात है। हम्म तो फीमेल्स क्योंकि हमारा थोड़ा कल्चर भी अभी डेफिनेटली चेंज हो रहा है लेकिन फीमेल्स के लिए काफ़ी नेगेटिव है अभी भी। कैसे मतलब? अम, जैसे कि देखो मेल और फीमेल, हम्म मेल कहीं भी जा सकता है, हम्म किसी को बताए नहीं बताए कोई बात नहीं, कि आया अभी। हाँ चला गया। हम्म लेकिन फीमेल्स को हर चीज़ हर बाउंड्री को पार करना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है। हम्म वाइफ है तो हस्बैंड को बता के ही बाहर जाएगी, कहाँ जा रही है वो भी पता होना चाहिए, सब हम्म कुछ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा कल्चर ऐसा है कि फीमेल जो है उसको पूरा घर छोड़ करके जहाँ वो एडेप्ट हो चुकी है, हम्म जहाँ उसको पता है कि मेरा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है, इस स्ट्रेस में मुझे किससे बात करना है, हम्म मेरी चीज़ों को किस तरीके से सोल्व करना है, वो सारी दुनिया छोड़ के ऐसी जगह चली गई जहाँ एक नया सिस्टम डेवलप करना है उसको। और उसको ये भी नहीं पता कि कितने लोग सपोर्टिव रहेंगे, फ्रेंड्स नए बन जाएँगे, कितने हम्म फ्रेंड्स पहले जैसे सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे। तो वो चुनौतियाँ जो है ना, वो उनको वल्नरेबल बनाती हैं स्ट्रेस के लिए, हम्म मुझे जहाँ तक लगता है। और फैमिलीज़ भी जो सामने वाली फैमिली है, जहाँ वो जा रही है, तो सब उनको ये समझना ज़रूरी है कि भई एक नया आदमी अगर हमारे घर में आ रहा है, तो पहले हम उस माहौल को कंफर्टेबल बनाएँ उसके लिए। जब उसको होमली फीलिंग आने लगे, तब आप उसको एज़ ए नॉर्मल जो फैमिली मेंबर है, उस तरीके से बिहेव कर सकते हो। हम्म मतलब पहले तो आप उसे बहुत स्पेशल फील कराओ, हाँ, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते, एक फैमिली का पार्ट बन वो फील नहीं करने लग जाते। यस, फीमेल्स के लिए और चुनौतियाँ हैं। हम्म अम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, काफ़ी हार्मोनल चेंज होते हैं, उस दौरान भी मूड स्विंग्स होते हैं। हम्म फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं, काफ़ी हार्मोनल चेंज हम्म होता है, पोस्टपार्टम फेज़ आता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और हम्म पोस्टपार्टम मेंटल हेल्थ और उस इलनेसेस टाइम बहुत पे तो ये सारी हैं। पीक में होती है। यस, तो इस तरह की काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं उनके लिए जिसकी वजह से वो एंग्जायटी डिप्रेशन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं हम्म और ये जो अकेलापन और महसूस करने के लिए वो ज़्यादा वल्नरेबल एक्चुअली एज़ कम्पेयर टू मेल। हार्मोन्स होते हैं, माइंड में होते हैं ना, बिल्कुल, कि जो माइंड के माइंड में जितने भी रिलीज होते हैं हार्मोन्स ब्रेन हाँ, में एक तरह से, है ना? तो वो हम डोपामिन रिलीज होता है, हम खुश होते हैं, हम फिर वही चीज करते हैं। तो ऐसा एडिक्शन में हो गया। और एडिक्शन भी यहाँ पे फिर दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है किसी मटेरियल का, जैसे स्मोकिंग, एल्कोहल। और एक होता है एडिक्शन लोगों का, जैसे आजकल जैसे लव, फिर बाद में ब्रेकअप। तो फिर वहां पर भी वो चीज आती है, वो भी हुँ, एक एडिक्शन था, अटैचमेंट थी। हुँ, तो फिर वहां पर जब वो चीज चली जाती है, जैसे हम एक बार अल्कोहल को उनको साइड में करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि लव की। हुँ, अगर फिर वो चीज़ अभी है, फिर वो सडनली चली जाती है, तो हमें फिर वो जो पेन फील होता है, वो मेंटल पेन, वो फिजिकल पेन के बराबर है। हुँ। ये सच है। बिल्कुल। देखो जब हम एडिक्शन की बात हाँ। करते हैं तो 2 तरह का एडिक्शन है। हम्म एक है नेचुरल हाँ। और एक आर्टिफ़िशियल। हम्म तो जितने भी अल्कोहल है, स्मोकिंग है, कोकेन है हम्म या कैनाबिस है, गांजा, भांग, ये सब आर्टिफ़िशियल हैं, हम्म आर्टिफ़िशियल एडिक्शन है। हम्म और
जो नेचुरल एडिक्शन है या नेचुरल प्लेजर फील करवाने की जो चीजें हैं उनके मुकाबले 100 गुना 1000 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज करवाती हैं ये आर्टिफिशियल चीजें। तो जिसलिए इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई अल्कोहल पीता है, उसको एडिक्शन है, तो वो अपनी फैमिली को छोड़ देता है, फ्रेंड्स को छोड़ देता है। वो जो नेचुरल जो डोपामिन रिलीज करवा रही थी उन सब चीज़ों को छोड़ देता है, आर्टिफिशियल चीज़ों से डोपामिन रिलीज कराने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज कराते हैं और हाँ इसीलिए हमारा ब्रेन भी उधर भागता है। बाकी दूसरी ये जो नेचुरल चीज़ें, जैसे मान लो आपका फ्रेंड है, अब आपके 5 फ्रेंड है, उनमें से एक बहुत अच्छा होगा, एक उसके बाद, एक उसके बाद, एक उसके बाद। तो सबसे अच्छा है वो सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा फील करवाता है और उससे डोपामिन रिलीज ज्यादा होता है, तो आपको उससे अटैचमेंट ज्यादा है। इसी तरीके से आप जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो अगर आपको कुछ जैसे रनिंग, ये सब चीजें आपको नेचुरली डोपामिन रिलीज करवाती हैं और प्लेजर फील करवाती हैं। आप अपना टारगेट अचीव करते हो, आपको डोपामिन रिलीज होता है, आपको प्लेजर फील होता है। तो ये जो है ये आपको हेल्दी रखते हैं। आर्टिफिशियल जो डोपामिन रिलीज करवाते हैं वो आपको अनहेल्दी बनाते हैं। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं रिलेशनशिप इश्यूज के ऊपर। तो जैसे मान लो कि मैं किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हूँ तो डेफिनेटली मैं बहुत स्पेशल फील करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने लव्ड वन के साथ हूँ। तो डेफिनेटली अटैचमेंट बहुत अच्छा है। जैसे आपका ब्रेकअप होता है, एक साइकोलॉजिकल ग्रीफ पीरियड चालू होता है, इसको ग्रीफ पीरियड बोलते हैं। और ग्रीफ पीरियड एक नॉर्मल साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। इनिशियली आपको बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी भी हो सकती है, पैनिक अटैक आ जाए, आप लो फील करो, है ना, आप अपने आप को अकेला में कर लो, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लगे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रीफ का पीरियड धीरे धीरे रिजोल्व हो जाता है। ऐसा ही अगर हम किसी को खो देते हैं तब भी एक ग्रीफ पीरियड चालू होता है। तो जो हमारे कल्चर में जो 13 दिन होते हैं ये ग्रीफ को रिजोल्व करने का एक तरीका है जो बहुत अच्छा है, जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, आपसे मिलते हैं, 13 दिन तक सब घर पे आपकी रहते हैं, बातें सुनते हैं, तो आप अपने उस दुख को बाहर निकाल पाते हो। तो 13 दिन सफिशिएंट होते हैं अपने ग्रीफ को रिजोल्व करने के लिए। अच्छा, तो उस चीज के पीछे ये लॉजिक था। यस। तो इससे आपको काफी साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है और आपने जिसको खोया आप उसके दुख से बाहर आ पाते हो। ऐसे ये जो ब्रेकअप होता है उसके बाद ये जो ग्रीफ पीरियड है, अब इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ एक्चुअली है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फ्रेंड है, अगर उसके पास सोशल सपोर्ट है, तो डेफिनेटली वो आराम से ओवरकम कर पाता है। और शायद ब्रेकअप से इन सब से बाहर निकलने के तो 2 तरीके ही हो सकते हैं, मतलब तरीके नहीं हो सकते, आई मीन सॉरी, ब्रेकअप से 2 चीजें ही होती है, या तो वो अपनी फील्ड में अपने वर्क पे फोकस करने लग जाते हैं या फिर कबीर सिंह बन जाते हैं, यही होता है। हाँ देखो, नॉर्मली अगर आप अपने इस ग्रीफ को ओवरकम कर पाते हो, आराम से रिजोल्व कर पाते हो, तो डेफिनेटली आप अपने काम पे इन सब चीज़ों पे फोकस कर पाते हो। कई बार आप उन चीज़ों की वजह से थोड़े रिबेलियस भी हो जाते हो। कैसे मतलब? कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। हाँ। तो उस वजह से हम हमारे जो एम होता है उसके ऊपर हम और ज़्यादा फोकस करते हैं और काफ़ी बार हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। मेरा इंतकाम दिखेगी। हाँ वही चीज़ है। और अगर आप उन चीज़ों को उस ग्रीफ को रिजोल्व नहीं कर पाते हो, ये आपके रेजिलियंस पे डिपेंड करता है। रेजिलियंस क्या होता है कि मैं किसी भी ट्रॉमा से कितना बाउंस बैक कर रहा हूँ, है ना। आपने एक वो बड़ा सा गुब्बारा देखा है जो जमीन से जुड़ा होता है और आप मुक्का मारते हो तो नीचे जाके वापस आता है। हाँ हाँ। तो वो जो वापस आने का जो स्पीड है ना, उसको रेजिलियंस बोलते हैं। ओके। तो वो एक आदमी की रेजिलियंस पावर, सबकी अपनी अपनी है, सबका अपना अपना पर्सनैलिटी है, उसी में रेजिलियंस होता है। कई लोग दुख से बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं, कई लोग नहीं भी आ पाते हैं। तो जो रेजिलियंट होते हैं वो आराम से आ जाते हैं, जो नहीं होते वो नहीं आ पाते हैं। तो जो लोग नहीं आ पाते हैं वो धीरे धीरे उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ इस तरीके के तरीके अपना लेते हैं जिनको हम बैड कोपिंग स्किल्स बोलते हैं। बैड कोपिंग मतलब स्ट्रेस से लड़ने का तरीका। तो बैड मतलब कुछ ऐसी चीजें करने लग जाते हो, या तो आप खुद को हार्म करते हो, या आप सामने वाले को हार्म करते हो, या फिर आप एग्रेसिव होने लग जाते हो, या आप अल्कोहल, स्मोकिंग और ये सारी चीजें जो आप कहते हैं कबीर सिंह बन जाते हैं, तो वो सारी चीजों की तरफ जाने लगते हो। तो वही चीजें हैं कि आप किस तरीके से उस स्ट्रेस को हैंडल करते हो, इस पे सारी चीजें डिपेंड। और ये जो मेंटली हमें पेन होता है ये फिजिकल पेन के बराबर होता है ना? देखो साइकोलॉजिकल पेन इज ए वर्स पेन, आई विल से।
फिजिकल पेन तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम्म। जो आदमी सुसाइड करता है वो साइकोलॉजिकल पेन में ही होता है, कि आदमी इतना स्टेप तक ले सकता है उस पेन की वजह से। हम्म। तो साइकोलॉजिकल पेन इज ट्रू एंड इज वेरी बैड। ओके। और इन सब की वजह से जब हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, एक तो ये रीजंस हो गए है ना स्लीप डिस्टर्ब होने के, और एक होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं कि रात को जैसे लाइक लेट नाइट फोन चलाया या फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो वो भी हमें स्लीप डिसऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इन सब के और क्या क्या रीजंस है, और हाँ स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, स्लीप की जो बीमारियां हैं वो हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है। एक तो सेकेंडरी, कि किसी और चीज की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, जैसे आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन की बीमारी है, या आपको कोई और मेंटल हेल्थ इशू है, या आप कोई नशा वगैरह कर रहे हो, या आपको और मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे डायबिटीज है, हाइपोथायराइडिज्म है। इन मेडिकल बीमारियों में भी काफी लोगों को स्लीप की बीमारी होती है जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं। ओके। या फिर आपको ओनली नींद की बीमारी हो सकती है जो प्राइमरी इंसोम्निया बोलते हैं जिसको। तो हम इसको नींद की बीमारियों को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपको एक सप्ताह में 3 दिन से ज़्यादा स्लीप डिस्टरबेंस हो रहा है और कंटिन्यूसली 3 महीने के लिए हो रहा है, तो ही हम उसको बोलेंगे कि आपको इंसोम्निया की बीमारी है। ओके। ऐसा नहीं है कि आज आपको स्ट्रेस हुआ और आज आपको अच्छी नींद नहीं आई तो कल आप बोलो मुझे इंसोम्निया हो गया है। ऐसे नहीं होता है। तो इसका एक क्राइटेरिया है। ओके। और आपने जो सेकेंडरी चीजें बताई, मतलब फिर तो सारी चीजें सेकेंडरी चीजों में आ गई ना, जो भी आपको इफेक्ट कर रही है नींद को, लाइक जैसे नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजें, मतलब सोशल मीडिया और बिल्कुल, आपकी लाइफस्टाइल भी इंसोम्निया का कारण बन सकती है। तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ों पे जब भी हमारे पास कोई पेशेंट कंप्लेन करके आता है कि हमको नींद की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ों का हम असेसमेंट करते हैं। तो एक हेल्दी स्लीप की कुछ टिप्स बताइए कि हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। देखो, जिस तरीके से हम हैंड हाइजीन करते हैं उसी तरीके से स्लीप हाइजीन की भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं। तो स्लीप हाइजीन में काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स हैं। डूज क्या क्या हैं? एक तो आपको अपनी स्लीप साइकिल जो है वो रेगुलर रखनी चाहिए, मतलब फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कभी भी सो रहे हो कभी भी उठ रहे हो तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, तो आपकी स्लीप भले ही 6-7 घंटे आ जाएगी लेकिन क्वालिटी पुअर हो जाती है। तो आपको सुबह जो फ्रेशनेस फील होनी चाहिए वो नहीं होती। तो एक आपकी स्लीप साइकिल्स फिक्स होनी चाहिए। दूसरा, ये जो सोने का आपने टाइम फिक्स किया है उससे 1 घंटे पहले आपको जितने भी स्क्रीन्स हैं वो आपको बंद कर देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले टीवी देखते हैं या अपन मोबाइल चलाते हैं, तो वो काफ़ी स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है और उसकी वजह से जो मेलेटोनिन अच्छे से सीक्रेट होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता। तो इस वजह से आपको नींद की दिक्कत रहती है। तो वो 1 घंटा जो है वो या तो आपको रीडिंग के लिए निकालना चाहिए, योगा कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, आप टहल लो, बातें कर लो, लाइट म्यूजिक सुन सकते हो, लाइट एक्सरसाइज वगैरह जो स्ट्रेचिंग वगैरह है वो कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी नींद की क्वालिटी को काफ़ी बढ़ा देती हैं। एक जो काफ़ी सारे जो डोंट्स हैं वो ये हैं कि शाम को 5 बजे के बाद में चाय, कॉफ़ी, कैफीन रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो अवॉइड करने चाहिए। जैसे जैसे इवनिंग होती है अवॉइड करना चाहिए। नशा वगैरह जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। डे टाइम नैप स्लीप अवॉइड करनी चाहिए, यानी दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर आपको सोना ही पड़ता है तो आप 15 to 20 मिनट्स का नैप ले सकते हो, पावर पावर नैप। नैप, या फिर आप रेस्ट कर सकते हो आधा 1 घंटा, जनरली बेड पे नहीं, वरना सो है ना? जाओगे। हाँ, नहीं तो फिर वो नींद आती है, फिर वो हाँ। नहीं तो वो नाइट की। काफी लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो 3 घंटे दिन में भी सोता हूँ और 6 घंटे रात को भी सोता हूँ। तो भले आवर्स पूरे हो जाते हैं लेकिन जो स्लीप की क्वालिटी होनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं आ पाती। क्वालिटी खराब हो जाती है। हाँ। तो और सबसे जरूरी जो आपकी नींद के लिए है वो है फिजिकल एक्टिविटी। डेली आपको आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालना चाहिए। खुद के लिए भी निकालना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कहा गया है योगा एक्सरसाइज कुछ भी करो लेकिन करो। और सर, जो मेंटल हेल्थ की वजह से हमें बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो तो आपको और भी चीज़ें इफेक्ट होती है लाइफ में। तो उन बीमारियों के बारे में बताइए आप। देखो, अगर हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात करें तो जनरली चाइल्डहुड में जो बीमारियां होती हैं, सबसे पहली बीमारी जो हमने डिस्कस भी की थी ADHD। अच्छा, बच्चों में भी होती है मेंटल हेल्थ इशू? बिल्कुल, बट बच्चों में भी काफ़ी बीमारियां हैं। कौन सी एज में होते हैं? ये
काफ़ी सारी बीमारियां तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं हम, जो जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, अच्छा। और कुछ बीमारियां बाद में एक्वायर होती हैं। तो जो डेवलपमेंटल बीमारियां हैं उसमें सबसे पहली बीमारी होती है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल होता है, कभी इधर चढ़ रहा है कभी उधर चढ़ रहा है। ऐसे बच्चों को लगती भी बहुत ज़्यादा है, गिरते पड़ते रहते हैं, हाँ। इम्पल्सिव बहुत होते हैं, हम्म, थोड़े बोसिव बिहेव करते हैं, तो बाकी बच्चे उनको खिलाना भी पसंद नहीं करते, एग्रेसिव भी ज़्यादा होते हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनमें। तो ऐसे बच्चे खेल कूद में बहुत अच्छा कर जाते हैं, उनको अटेंशन प्रॉब्लम भी होती है। तो एक तो ADHD की बीमारी होती है, ओके। दूसरी बीमारी होती है ऑटिज्म। तो ऑटिज्म की जो बीमारी होती है वो भी डेवलपमेंटल बीमारी है, और उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो सोशल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो बच्चे सोशल कम्युनिकेट नहीं कर पाते। मतलब हकलाना। नहीं नहीं, सोशल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जैसे आई कांटेक्ट करके, हाँ जैसे हम हाँ। अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम्म। तो ये कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेसिक चीज होती है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट। तो सबसे पहले आई कांटेक्ट, उसके बाद मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूंगा, हम्म। उसी से तो सोशल कम्युनिकेशन बनेगा। हाँ। तो दे डोंट नो द कॉन्सेप्ट, ओके। उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता कि सोशल कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है और सोशल कम्युनिकेशन की नीड क्यों है। तो सोशल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी रहती है ऑटिज्म की बीमारी में। जैसे आपने एक शाहरुख खान की मूवी देखी होगी जिसमें उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है, उस मूवी का नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ओके। हाँ। तो ये ऑटिज्म की एक बीमारी होती है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हाइपर एक्टिविटी भी होते हैं, वो एक्टिव भी होते हैं, और उनको रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। और है जो ना? तारे जमीन पर मूवी थी उसमें हाँ, वो जो लड़का था यस, उसको मैं उसी में आ रहा हूँ अभी। हम्म। तीसरी जो बीमारी है वो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। तो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं वो सीखने से संबंधित काफ़ी बच्चों को बीमारियां होती हैं जो काफ़ी टीचर्स को भी नहीं पता, काफ़ी पेरेंट्स को भी नहीं पता, और वो बच्चों को अनावश्यक अननेसेसरी प्रेशर में लाते रहते हैं। ये जो लर्निंग बीमारियां क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर क्या बोलते हैं कि लर्निंग में कहीं ना कहीं स्पेसिफिक जगह प्रॉब्लम है, जैसे कि रीडिंग में। अगर किसी बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, उस बच्चे को जो वर्ड्स हैं वो उल्टे पुल्टे दिखते हैं, डब्ल्यू जो है वो एम जैसा दिखेगा, हाँ। डी जो है वो बी जैसा दिखेगा, तो वो क्या रीड नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया की बीमारी। डिसलेक्सिया। हाँ, जो एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है, जो कि तारे जमीन पर जिस बच्चे को ये बीमारी थी वो। अब ये बच्चा क्या है, इस मामले में डिसेबल है। अगर वो रीड नहीं कर पा रहा है तो वो रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी ब्रेन की वायरिंग उसी हिसाब से हुई है। अब उस बच्चे के ऊपर अगर हम प्रेशर बनाने लग जाएं कि क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, जैसे कि उस मूवी में बना रहे थे बनाया। टीचर्स भी, काफी उसके साथ बुलिंग भी हुई, है ना, बाकी बच्चों ने टांग खींची और पेरेंट्स ने भी काफी प्रेशर बनाया, थ्रेटनिंग की, तेरे को हॉस्टल में डाल देंगे, सारी चीजें। तो उस वजह से काफी सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे बच्चे किसी न किसी चीज में बहुत अच्छे भी होते हैं, उनकी वो स्ट्रेंथ पता करना बहुत जरूरी है। जैसे उस बच्चे को ड्राइंग में बहुत अच्छा लगता था, तो वो ड्राइंग में ही लास्ट में उसने काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी जीता और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो उनकी स्ट्रेंथ पता करना ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे बच्चों के लिए काफ़ी कुछ कर भी रही है। जैसे कि अगर आपको SLD की प्रॉब्लम है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस बेसिस पे आपको एग्जाम में छूट मिलती है। तो ये जो लर्निंग की प्रॉब्लम है, रीडिंग में हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है, स्पेलिंग में हो सकती है, मैथमेटिक्स में हो सकती है। तो अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आपको एक्स्ट्रा राइटर दिया जाता है। हाँ। अगर आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है तो रीडिंग में छूट दी जाती है। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो आपको मैथ में या तो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको मैथ एक्सक्लूड भी कर सकते हो आप, कि आप इसको मत पढ़ो। यस। अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो आपकी स्पेलिंग को नज़रअंदाज किया जाता है जब आपकी कॉपी चेक की जाती है। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं SLD के बच्चों के लिए। ओके। इसके अलावा जो चौथे नंबर की बीमारी आती है उसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था। कैसे, क्या कि मतलब? मेंटल रिटार्डेशन, तो इसमें क्या रहती है कि इनमें IQ बहुत लो रहता है बच्चों का, जन्म से ही? इंटेलेक्चुअल, जन्म से ही? जन्म से। उसका कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकता है। बहुत बार बर्थ के दौरान बच्चे को एस्फिक्सिया, मतलब ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल पाती तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। काफ़ी लोगों को मिर्गी, काफ़ी बच्चों को मिर्गी की बीमारी होती है तो उस वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ब्रेन के डैमेज होने की वजह से उनका IQ कमज़ोर हो जाता है, तो सोचने समझने की क्षमता बहुत लिमिटेड होती है उनकी। तो ये कुछ बच्चों की बीमारियां हैं। इसके अलावा जो अगर हम एडल्ट में देखें तो मोस्टली बीमारियां तो आप जानते हो, एंजाइटी, डिप्रेशन,
बाइपोलर की बीमारी, सिजोफ्रेनिया, नशे की बीमारियाँ, स्लीप डिसऑर्डर्स हम्म और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जितने भी आते हैं, ओसीडी की बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड एज में जो बीमारियाँ होती हैं, डिमेंशिया जो सबसे बड़ी बीमारी है, जो भूलने की बीमारी होती है, जिसमें ब्रेन क्या है, हम्म धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा लेट लाइफ में काफ़ी लोगों को डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, काफ़ी सारे मेंटल इशू जो एडल्ट में होते हैं वो ओल्ड एज में भी हो सकते हैं। हाँ, तो सर आपने भी बीमारियों के बारे में बता दिया कि कुछ तो है बचपन से बाय बर्थ, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनका इलाज कर सकते हैं। और है जो बाद में हो रही है, जो कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमारे सोचने से, कि हमने सोचा, थिंकिंग करी, थिंकिंग से ओवर थिंकिंग से फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, ये सब हुआ। तो क्या हमारे सोचने से ही हमारी लाइफ कंट्रोल हो रही है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या हम जो सोच सकते हैं वो सच में अचीव कर सकते हैं? तो अगर ऐसा है तो फिर हमें शायद पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि फिर हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो ये जो सोचने का तरीका है ना, हम्म ये सोचने का तरीका ही सब कुछ डिसाइड करता है। जैसे कि मैं कह रहा था कॉग्निशन ही सब कुछ डिसाइड करता है, मतलब थिंकिंग पैटर्न कैसा है हम्म आपका। और ये जो थिंकिंग पैटर्न है, ये आता है हर आदमी की पर्सनैलिटी से। और पर्सनैलिटी कैसे बनती है? वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, हम्म चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आपकी पेरेंटिंग कैसे रही है, बचपन से लेकर के 22-23 साल की एज तक आपका बाकी लोगों से इंटरेक्शन और आपको किस तरीके से एजुकेशन मिली है, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। अगर आपके काफ़ी एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हम्म तो आपकी पर्सनैलिटी डिस्टॉर्ट हो सकती है, आपका थिंकिंग पैटर्न और ख़राब हो सकता है। वो थिंकिंग पैटर्न आगे चल कर के आपको वल्नरेबल बनाता है काफ़ी सारी मानसिक बीमारियों के लिए भी, हम्म स्ट्रेस के लिए भी, एंजाइटी के लिए भी। अगर आपका सोचने का तरीका एकदम नेगेटिव है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि हर चीज़ में ही हम नेगेटिव चीज़ को पहले देखते हैं और फिर पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं, हम्म तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा, और हम्म आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आप मेंटल हेल्थ इलनेसेस के लिए वल्नरेबल भी ज़्यादा होंगे, हम्म है ना? दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ को अचीव करना, तो डेफिनेटली हर आदमी सपने तो बड़े ही देखता है, लेकिन उस एम को, उस सपने को पाने के लिए हम हमारे गोल्स किस तरीके से डिसाइड करते हैं और हम्म गोल्स को पूरा करने के लिए हम कितना एक्शन ले रहे हैं, उन सब चीज़ों पे आपको डिपेंड करता है कि आपको अपना एम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक तो मैंने एम बना लिया बहुत बड़ा, फिर हम्म मैं ना तो गोल बना रहा हूँ और ना मैं गोल बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो आपका एक्शन डिसाइड करता है कि आपका एम आपको कितना मिलेगा। तो यानी सोचने से ही नहीं हो रहा, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। यस। ओके सर, और अब पॉडकास्ट को एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात है। जो आज का यूथ है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में वही है, क्योंकि अर्ली सक्सेस आजकल सोशल मीडिया की वजह से ये हो रहा है कि हम दूसरों को एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो घर वाले कंपेयर करते थे, बट अब हम खुद ही कंपेयर करने लग गए कि मेरी एज के लड़के तो अभी सोशल मीडिया पे इतना अच्छा कर रहे हैं और अभी हमने क्या किया। ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं ये चीज़ मैं पर्सनली फील कर सकता हूँ। सो जो एडल्ट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखो, सक्सेस पाना बहुत अच्छा है, और जितना अर्ली आप सक्सेसफुल हो उतना ही आप अपनी लाइफ को जी अच्छे तरीके से जी सकते हो। क्योंकि अगर सक्सेस आपको लेट मिलती है तो आप पैसा तो कमाते हो, लेकिन उसके लिए एनर्जी नहीं है, हम्म टाइम नहीं रहती शुरू में, और बाद में एनर्जी नहीं रहती है। तो इसलिए जितना अर्ली सक्सेस हो उतना अच्छा भी है। लेकिन ये मैं कहूँगा एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड जैसे है, ये आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है तो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप दूसरों के साथ कंपैरिजन करके और फिर आप किसी पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो आप पता नहीं उसमें कितना सक्सेस पा पाओगे, नहीं पता। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, कंपैरिजन नहीं करना है, पैशन को फॉलो करना है कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू, और उसी पैशन को फॉलो करते हुए अगर आप कोई भी चीज़ का कोई भी काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको वो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो आप अपने काम को कितना एंजॉय करते हो, आप कितना काम करते हो, इट डजेंट मैटर। आप उस काम को कितना एंजॉय करते हो, वो डिसाइड करता है कि आप कितना सक्सेस होगे और कितना जल्दी सक्सेस होगे। ओके, सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। थैंक यू सर। सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने बात की है
डिप्रेशन, एंजाइटी, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग जो कि एक मैनिफेस्टेशन में बदल जाती है बाद में। इसमें अर्ली सक्सेस हमने छोटी से छोटी बात की है जिससे कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सके, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। आप सेल्फ डायग्नोसिस कर रहे हैं खुद का तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, हमने उसके बारे में इसमें बात की है। तो अब आपको ये वीडियो किसके साथ शेयर करना है ये पहले तो मैं बताता था, बट आज हम सर से पूछेंगे कि सर ये जो आज का वीडियो है ये जो भी लोग देख रहे हैं ये उन्हें किस किस के साथ शेयर करना चाहिए। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और ये जो मेंटल हेल्थ इलनेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज से जितने भी लोग जूझ रहे हैं आपके आसपास, आपको उनको एज ए सपोर्ट उनको अवेयर करना चाहिए। एक स्टिग्मा ब्रेक करने की एक कोशिश आप सबको करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए हेल्प लें। ये जितना ज़्यादा जो सुसाइड रेट बढ़ा हुआ है, वो सुसाइड रेट डाउन हो। काफ़ी सारे लोग जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी इसके लिए हेल्प ले। आपने देखा होगा लोग बहुत परेशान दिखते हैं आपको, बहुत इरिटेटेड और एग्रेसिव मोड में घूमते रहते हैं, काफ़ी इम्पल्सिव लोग। आजकल नशा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बैकग्राउंड में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसको हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और आइडेंटिफ़ाई भी कर पा रहे हैं तो स्टिग्मा की वजह से हम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से या ट्रीटमेंट या हेल्प के लिए नहीं जा पा रहे हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर आदमी को अपनी तरफ से थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी आज आपके आसपास, आपका लव्ड वन, आपका रिलेटिव, कोई भी आपको ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को उनको दिखाओ। और मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू फिजिकल हेल्थ, ये आप सबको समझना चाहिए। कभी भी ओनली फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने से आपकी हेल्थ कंप्लीट नहीं होती है। डब्ल्यूएचओ तो यही कहता है कि आपकी हेल्थ कंप्लीट हेल्दी आप तभी वो माने जाते हो जब आप फिजिकली, मेंटली और सोशली आपकी वेल बीइंग है। तो मेंटली हेल्दी होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आप फिजिकली हेल्दी होना है। तो ये मैं इस यही लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप उन सबके साथ ये चीज़ शेयर करो जिसको आपको फिक्र है। ओके, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।